Good afternoon, all of you. Today we will discuss strain analysis. तो सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग ये टॉपिक देखें. सबसे पहले स्ट्रेन का डिफिनेशन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, साइन कन्वेंशन फॉर शियर स्ट्रेन, 2D स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, प्रिंसिपल स्ट्रेन एंड प्रिंसिपल प्लेन डायरेक्शन. ये these 6 topics will be discussed today in classes. Okay. So first of all the definition of strain is that is हाँ हेलो. हाँ हेलो. Definition of a strain say that the change in length divided by original length. So this is the definition of our strain. Okay. So we have two types of strain is there. So one is called as a normal strain and second one is called as a shear strain. So let us first talk about the normal strain. So normal strain के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्मॉल फेस लेते हैं जिसका लेंथ है L और जिसका वेट है B. बिफोर डिफॉर्मेशन ये एक रेक्टेंगुलर शेप है. आफ्टर डिफॉर्मेशन एल लेंथ जो है वो तुम्हारा चेंज होता है एल प्लस डेल एल और बी जो लेंथ है वो तुम्हारा चेंज हो जाता है बी प्लस डेल बी. तो हम लोग स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन डिफाइन करते हैं. चेंज इन लेंथ इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. सिमिलरली स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इन द वाई डायरेक्शन. सो ये स्ट्रेन, इन दोनों स्ट्रेन को हम लोग नॉर्मल स्ट्रेन कहते हैं. सिमिलरली शियर स्ट्रेन क्या है, तुम्हारा जैसे अगर हम कोई पॉइंट ओ चूज करते हैं तो ओ पॉइंट में हम लोग एक एक्स एक्सिस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिफाइन करते हैं, एक वर्टिकल एक्सिस डिफाइन करते हैं. तो इन दोनों लाइन के बीच में इनिशियली जब डिफॉर्मेशन नहीं था तो एंगल 90 डिग्री बना था. आफ्टर डिफॉर्मेशन इन दोनों ही लाइन के बीच में एंगल चेंज होके तुम्हारा π/2 प्लस gamma xy. So this particular gamma xy is called as a shear strain. The change in the angle between the two perpendicular direction is called as a shear strain. So this is the definition of the shear strain. Second है तुम्हारा साइन कन्वेंशन फॉर द shear strain. अगर एंगल जो है 90 डिग्री से तुम्हारा अगर इंक्रीज होता है तो हम लोग शियर स्ट्रेन को पॉजिटिव करते हैं. अगर 90 डिग्री से एंगल जो है डिक्रीज अगर होता है तो हम लोग शियर स्ट्रेन जो है होगा वो तुम्हें निगेटिव कहला जाए. तो साइन कन्वेंशन शियर स्ट्रेन पॉजिटिव कब होगा, जब एंगल जो है 90 से तुम्हारा इंक्रीज होता है तो हम लोग उस केस में हम लोग शियर स्ट्रेन को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं. अदरवाइज शियर स्ट्रेन इट इज निगेटिव. सेकेंड है तुम्हारा है 2D स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन. तो 2D स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ क्या है, जैसे कोई तुम्हारा पॉइंट ओ है तो पॉइंट ओ में तुम्हारा क्या है, ये 3 क्वांटिटी दिया हुआ है, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन एंड शियर स्ट्रेन. तुम्हारा ये 3 क्वांटिटी तुम्हें दिया हुआ है. तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में चेंज इन स्ट्रेन तुम्हें दिया हुआ, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन दिया हुआ, इन दोनों के बीच में एंगल जो चेंज है वो तुम्हारा स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेन के बारे में दिया. तो अब तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम आता है कि अगर हम लोग कोई डिफरेंट डायरेक्शन चूज करते हैं तो हम लोग मानते हैं एक्स डायरेक्शन से एक डायरेक्शन है ओ ए वेक्टर है, ठीक है, ओ ए लाइन है. तो हम लोग को ओ ए में कितना तुम्हारा चेंज होता है, मुझे स्ट्रेन अलोंग ओ ए डायरेक्शन, स्ट्रेन अलोंग ओ वाई डायरेक्शन और ओ ए और ओ बी के बीच में एंगल जो चेंज होता है उसको हम लोग शियर स्ट्रेन ए बी कहते हैं. तो हम लोग को अगर तुम्हें किसी पॉइंट पर अगर ये 3 क्वांटिटी तुम्हें दिया हुआ है तो इन 3 क्वांटिटी से कैसे तुम लोग किसी डिफरेंट ओरिएंटेशन में तुम्हें स्ट्रेन तुम्हें फाइंड आउट करना है, तो इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं 2D स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन. तो तुम्हें अगर ये क्वांटिटी अगर नोन है तो तुम लोग किस तरीके से ये 3 क्वांटिटी तुम्हें फाइंड आउट कर सकते हो. तो उसके लिए तुम्हारा फार्मूला यूज होता है. ये तुम्हारा बेसिक 3 फार्मूले हैं. फर्स्ट फार्मूला में क्या है, अगर तुम्हें ए डायरेक्शन में ओ ए डायरेक्शन में स्ट्रेन फाइंड आउट करना है तो स्ट्रेन अलोंग ए डायरेक्शन इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज देयर. सिमिलरली स्ट्रेन अलोंग बी डायरेक्शन इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज देयर.
and angle changes between OA and OB if you have to calculate, then this particular expression you have to consider this one. Okay, so these three equation it correspond to your strain transformation. अगर तुम्हें पहला तुम्हें इक्वेशन अगर तुम ये एक्सप्रेशन तुम्हें अगर तुम रिमेंबर करते हो तो सेकंड वाला एक एक्सप्रेशन ई भी फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हो, इस फाई के जगह पर हम लोग जैसे ओ बी अगर वेक्टर ओ बी डायरेक्शन लेते हो तो ओ बी वेक्टर एक्स डायरेक्शन से तुम्हारा एंगल बना रहा होगा 90+5। तो इस केस में अगर फाइव के जगह पर 90+5 अगर सब्सिट्यूट करते हो तो तुम्हारा सेकंड एक्सप्रेशन तुम्हारा ऑटोमेटिकली ये सेकंड एक्सप्रेशन आ जाता है। तो अगर फाइव के जगह 90+5 सब्सिट्यूट करोगे तो कोसाइन साइन में कन्वर्ट हो जाता है और साइन कोसाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये साइन कोसाइन में कन्वर्ट होगा और ये कोसाइन माइनस साइन में कन्वर्ट होगा। तो अगर एक पहला वाला एक्सप्रेशन तुम्हें याद है तो सेकंड एक्सप्रेशन यू कैन कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर नंबर। अगर तुम इन दोनों एक्सप्रेशन को फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर तुम लोग ऐड करते हो तो एप्सिलॉन ई बी प्लस एप्सिलॉन ई बी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई एक्स प्लस एप्सिलॉन ई एक्स, ये दोनों क्वांटिटी जुड़ कट ऑफ हो जाएगा। तो ये इसमें हम लोग कह सकते हैं सब ई एक्स प्लस ई वाई इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। ठीक है, ये तुम्हारा ये डेफिनेशन है 2D स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन का, ये फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले से तुम्हारे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में तुम्हें इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से सारा प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, 2D स्ट्रेन प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है तुम्हारा थर्ड केस, हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेन फाइंड आउट करने के लिए। तो प्रिंसिपल स्ट्रेन फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला यूज होता है तुम्हारा, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेन एंड दिस इज माय सेकंड प्रिंसिपल प्लेन। तो ये दोनों ही एक्सप्रेशन जो है सिमिलर टू प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस से सिमिलर है। इसमें बस डिफरेंस क्या है, जैसे प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट करने वाले होगे तो तुम्हें सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, ये सेम था, एप्सिलॉन ई एक्स की जगह सिग्मा एक्स था, एप्सिलॉन ई वाई की जगह पर सिग्मा वाई था। गामा एक्स वाई अपॉन 2 के जगह पर तुम्हारा सीयर स्ट्रेस था टाउ एक्स वाई। तो उस तरीके से कंपेयर करके तुम लोग सेकेंड वाले प्रिंसिपल स्ट्रेन को तुम लोग याद रख सकते हो। अगर तो इसका अर्थ है कि एक पर्टिकुलर एंगल फाई से एक पर्टिकुलर एंगल फाई ऐसा होगा जिसमें तुम O1 और O2 एक पर्टिकुलर एंगल फाई होगा, इस फाई में अगर तुम O1 वेक्टर O1 डायरेक्शन यूज करते हो और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन O2 डायरेक्शन यूज करते हो, तो एक पर्टिकुलर फाई के कॉरस्पॉन्डिंग O1 और O2 के बीच में एंगल जो है वो तुम्हारा चेंज इन एंगल जो है वो तुम्हारा जीरो होगा। इसमें एंगल जो है चेंज इन एंगल, प्रीवियसली ये 90 डिग्री है, आफ्टर डिफॉर्मेशन इट इज अगेन 90 डिग्री, इसीलिए मैंने लिखा है गामा 1 2 इक्वल टू 0। तो सीयर स्ट्रेन जो है किसी पर्टिकुलर फाई के कॉरस्पॉन्डिंग गामा 1 2 जो है वो तुम्हारा 0 होगा, इसे हम लोग कहते हैं तुम्हारा सीयर स्ट्रेन जो होता है, इन दोनों के बीच में एंगल जो है तुम्हारा चेंज इन एंगल जो है 0 रहेगा। अगर तुम्हें ये एंगल तुम्हें फाइंड आउट करना है तो इस एंगल को प्रिंसिपल डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए क्या है, तुम्हारा तुमने फाइंड आउट किया है गामा ए बी इज टू दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, तो तुम लोग गामा ए बी की जगह पर तुम लोग 0 सब्स्टिट्यूट करते, हम लोग 10 इज टू दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन यू विल गेट। सो इस तरीके से तुम लोग प्रिंसिपल डायरेक्शन तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो। तो एंगल फाई क्या होगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है तुम्हारा प्रिंसिपल डायरेक्शन तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो, ये एक्सप्रेशन था। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रेन लॉसूट करके तुम्हारा यूज होता है। तो इसमें इसका एक्सप्रेशन जो एक मैंने वीडियो लेक्चर शेयर किया है तो तुम लोग उसको वॉच कर सकते हो, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्ट्रेन वाले में कुछ अगर किसी स्लाइड में अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करना है। सर प्रिंसिपल स्ट्रेन दोबारा बता दीजिए एक बार। देखो तुम्हारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेन डायरेक्शन तुम्हें फाइंड आउट करना है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेन फाइंड आउट करने का तुम्हें क्या है कि
एक एंगल, पर्टिकुलर एंगल होगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है शियर स्ट्रेन जो है वो तुम्हारा 0 है। तो सबसे पहले ये तुम्हारा फॉर्मूला है स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन का। तो हम लोग को वो एंगल फाइंड आउट करना है कि जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो तुम्हारा शियर स्ट्रेन गामा ए बी जो है वो तुम्हारा 0 है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, गामा ए बी की जगह पर हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो गामा ए बी की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो उससे तुम्हारा वो पर्टिकुलर एंगल tan फाई निकल जाएगा। तो उस केस में tan 2 फाई इक्वल टू माइनस गामा, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है। तो इससे इस पर्टिकुलर एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग अगर तुम लोग O1 वेक्टर डिफाइन करते हो, और जैसे अगर मान लो कि ये एंगल तुम्हारा 45 डिग्री आता है, तो 45 डिग्री पर हम लोग एक वेक्टर लेते हैं, O1 वेक्टर लेते हैं, और इसके परपेंडिकुलर हम लोग O2 वेक्टर लेते हैं। तो इनिशियली बिफोर डिफॉर्मेशन इन दोनों के बीच में 90 डिग्री था, आफ्टर डिफॉर्मेशन इन दोनों के बीच में अगेन 90 डिग्री रहेगा। तो उस केस में तुम्हारा शियर स्ट्रेन 1 2 जो है वो तुम्हारा 0। अब तुम्हारा, लेकिन अब तुम्हें चेंज इन लेंथ अलोंग O1 डायरेक्शन तुम्हें फाइंड आउट करना है, और चेंज इन लेंथ अलोंग O2 डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इसका अर्थ है एप्सिलॉन E1 फाइंड आउट करना है, एप्सिलॉन E2 फाइंड आउट करना है। तो उसके E1 और E2 के लिए तुम लोग को अगर फाइंड आउट करना है तो तुम लोग क्या करोगे, तो इस एक्सप्रेशन से तुमने फाई का एंगल फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो इसमें फाई का वैल्यू जो भी तुम्हारा वैल्यू आता है, तो उस वैल्यू से तुम अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हो, तो फाइनली इक्वेशन जो है वो तुम्हारा E1 और E2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तुम्हारा है प्रिंसिपल स्ट्रेन का डायरेक्शन, यानी ये एंगल फाई फाइंड आउट करने का, और प्रिंसिपल स्ट्रेन का वैल्यू E1 और E2 का क्या वैल्यू होगा वो फाइंड आउट करने का ये तरीका है, ठीक है। ठीक है, किसी के जिसका क्वेश्चन था उसके समझ में आया? यस सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो प्रिंसिपल स्ट्रेन एनालिसिस में, ठीक है। क्योंकि अभी दूसरा ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्ट्रेन लॉस, ये लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेन का ये है, इसमें दो एक्सरसाइज के दो प्रॉब्लम जो है तुम्हारा टीमों से इनको से सेंड कर देंगे, तो उसमें तुम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को कुछ अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग स्ट्रेस शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन बीम का थ्योरी हम लोग सॉल्व किए थे। अब उससे रिलेटेड हम लोग को प्रॉब्लम जो है, 3 प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को हम लोग अप्रोच करते हैं। तुम्हें करना क्या है, तुम्हारे पास ईजे हंट की बुक होगी, तो उसमें शियर स्ट्रेस इन ए बीम, उसमें तुम्हारे सॉल्व अनसॉल्व जितने भी प्रॉब्लम है तुम लोग को सॉल्व करने हैं। ईजे हंट की बुक्स को सॉल्व कर देना, तो उससे तुम्हें ईजे हैंड की बुक में ये फायदा है कि तुम्हें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो तुम्हें सॉल्व में भी ज्यादा मिलेंगे और अनसॉल्व में भी तुम्हें मिलेंगे। तो सॉल्व वाले प्रॉब्लम से सॉल्व करने में क्या है प्रॉब्लम है, तुम सेल्फ खुद से दिक्कत होगा तो तुम लोग खुद से उससे मैनेज कर लोगे। अनसॉल्व करने से ये फायदा होगा तुम लोग के कि तुम लोग जो सीखे हो क्या तुम लोग अनसॉल्व में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं, वो अनसॉल्व करोगे तो वो फायदा है। क्योंकि एग्जाम में जनरली क्वेश्चन तुम्हारा नोन अननोन आ सकता है, तो उस केस में तुम्हें कॉन्फिडेंट का जरूरत है कि जैसे अगर हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि नहीं, तो उसके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम का जो सॉल्व करोगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। तो तुम लोग इजी हैंड की बुक से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। किसी कोई भी प्रॉब्लम अगर तुम लोग को प्रॉब्लम डिफिकल्टीज फेस करोगे तो व्हाट्सएप के थ्रू तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो हम लोग इसमें 3 प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, मेरे एंड से ये 3 प्रॉब्लम शियर स्ट्रेस का रहेगा। बाकी प्रॉब्लम तुम लोग जितना प्रॉब्लम बनाओ मुझे सेंड कर देना है, उसको हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप के थ्रू अगर समझ में आ जाता है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो ये पहला प्रॉब्लम कहता है क्या, A simply supported wooden beam of rectangular cross section carries uniformly distributed load and working stress is shear and bending and torque। तो तुम्हें प्रॉब्लम में दिया क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम का तुम्हें लेंथ दिया है और इसका क्रॉस सेक्शन तुम्हारा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ये दिया हुआ, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम बोल रहा है कि
इस बीम में इस W जो तुम्हारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इसका W का वैल्यू क्या रखें ताकि ये बीम जो है तुम्हारा फेलियर ना हो। फेलियर दो तरीके से हो सकता है। तो फेलियर एक क्या होगा, अगर तुम W का वैल्यू इंक्रीज करते हो तो बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है इंक्रीज होता है। तो W का वैल्यू क्या रखे ताकि बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो तुम्हारा 17 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम रहे। क्या W का वैल्यू रखे ताकि बेंडिंग स्ट्रेस जो इस बीम में डेवलप हो रहा है, जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, वो तुम्हारा 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से वो तुम्हारा कम होना चाहिए। ये तुम्हारा 70 kg पर सेंटीमीटर बेंडिंग स्ट्रेस जो है 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन है। उसी साथ में क्या है, इस बीम में शियर फोर्स एक्ट करेगा अलोंग द लेंथ। तो इस बीम में तुम्हें क्या, इस बीम में इस तरीके का W होना चाहिए ताकि शियर स्ट्रेस जो है वो तुम्हारा 10-11 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए। तो W का क्या वैल्यू रखे ताकि शियर स्ट्रेस जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इस बीम में डेवलप हो रहा है वो 11 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए, और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है वो तुम्हारा 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए। ये प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है। तो इस प्रॉब्लम के लिए फाइंड आउट करने का क्या टेक्निक है, तो हम लोग क्या मानते हैं कि जैसे ये बीम है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, मान लो कि उसका वैल्यू W है। अब इस W के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि हम लोग इस बीम में मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या वैल्यू होगा और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वैल्यू क्या होना चाहिए, ये दो टर्म हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करने का हम लोग देखते हैं। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास रिलेशन है सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई, ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन में देखो कि कौन सा टर्म कांस्टेंट है। तो अगर आई के बारे में अगर डिस्कस करोगे, क्योंकि ये मेरा बीम जो है तुम्हारा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो उस केस में आई जो है वो तुम्हारा फिक्स हो जाता है। तो इस पूरे बीम में अगर तुम अलोंग द बीम लेंथ अगर मूव करोगे तो तुम्हारा आई क्वांटिटी जो है वो तुम्हारा फिक्स हो जाता है। अब हम लोग सिग्मा के बारे में देखते हैं, सिग्मा क्या। तो सिग्मा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं तुम्हारा m इंटू वाई डिवाइडेड बाई आई। इस प्रॉब्लम में आई तुम्हारा फिक्स हो जाता है। अब हम लोग देख सकते हैं अगर तुम किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर कंसीडर करो, तो किसी पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में कंसीडर करते हो तो उस सेक्शन पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो होगा वो कब होगा, किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर तुम्हारा पर्टिकुलर बेंडिंग मोमेंट होगा। ठीक है, उस मोमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग किस पॉइंट पर तुम्हारा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आना चाहिए, जब वो पॉइंट जो न्यूट्रल एक्सिस से फार अवे हो। तो y का वैल्यू जो है तुम्हारा अगर h/2 पर रहता है तो तुम्हारा h/2 पर किसी भी सेक्शन पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो है उसके आउटर फाइबर पर रहता है, या तो टॉप फाइबर पर रहेगा नहीं तो बॉटम फाइबर पर रहेगा। तो ये किसी सेक्शन पर बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। तो हम लोग लिखते हैं कि किसी भी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस किसी भी सेक्शन पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, m इंटू h/2 इंटू आई। ये किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर है, तो आई के जगह हम लोग BHQ/12 हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये तुम्हारा किसी सेक्शन पर बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम है। अब इस एक्सप्रेशन में अगर तुम लोग देखोगे बी कांस्टेंट है, बीट है, एच कांस्टेंट है, तो ये मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो है ये पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर है। तो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो है तुम्हारा m के प्रोपोर्शनल है। तो अगर तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट तुम्हारा मैक्सिमम होगा तो उस केस में तुम्हारा बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो तुम्हारा मैक्सिमम होगा। तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम फाइंड आउट करना है तो m के जगह पर हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले बीम में हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का पोजीशन क्या होगा। ठीक है, तो इसका बीम में मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा 6 इंटू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय बी इंटू एच ऑफ स्क्वायर। अब क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है WL²/8 होना चाहिए। तो ये तुम्हारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन है। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम लोग फर्स्ट एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस वाले एक्सप्रेशन को m मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूले में
इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये तुम्हारा पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आ जाता है। तो ये मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन ए बीम जो है ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है। अब किस पॉइंट पर तुम्हारा मैक्सिमम होना चाहिए, सबसे पहले किस लोकेशन पर तुम्हारा मैक्सिमम होगा। तो इस बीम का जो मिडिल सेक्शन होगा, तो इस मिडिल सेक्शन पर जो है तुम्हारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एक्ट करेगा। तो ये तुम्हारा लोकेशन है जिस पर तुम्हारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एक्ट करेगा इस पर्टिकुलर सेक्शन पर। अब तुम्हें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट पर बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। तो इस जहां तुमने सेक्शन काटा है, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन को हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन पर डिवाइड शोन करते हैं। तो इसका हाइट h है, इसका विड्थ तुम्हारा b है। तो किस पॉइंट पर तुम्हारा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होगा, तो इसके बॉटम मोस्ट फाइबर पर जो होगा वो तुम्हारा मैक्सिमम टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस एक्ट करेगा इस पर्टिकुलर सेक्शन पर। तो हम लोग इस सेक्शन पर मैक्सिमम, तो हम लोग इस पूरे लाइन में बॉटम सेक्शन में कोई भी पॉइंट चूज कर ले तो उस पॉइंट पर बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो तुम्हारा ये पर्टिकुलर वैल्यू है। तो इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट कर लिया। जब एक बार तुम लोग मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट कर ले तो तुम्हें दिया हुआ है क्या है, अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ है। तो फॉर सेफ डिजाइन का ये क्राइटेरिया होता है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन ए बीम शुड बी लेस देन इक्वल टू अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस। तो तुम लोग इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को तुम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। इस पूरे एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करने के बाद तुम्हारा विड्थ दिया हुआ h दिया हुआ l दिया, तो उससे w का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर वन टर्म है बेंडिंग स्ट्रेस के टर्म में। उसके बाद सेकंड टर्म आता है फेलियर ड्यू टू शियर। तो एक दो कंडीशन मैंने पहले बोला था कि तुम्हें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, उसके बाद मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो सेकंड प्रोसीजर जो है तुम्हारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के भी हम लोग डिस्कस करना है। तो सेकंड टाइप ऑफ फेलियर जो है तुम्हारा फेलियर ड्यू टू शियर हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तुम्हें मैक्सिमम शियर फोर्स तुम्हें बीम में फाइंड आउट करना होगा। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए तुम्हारा ये किसी भी पॉइंट पर शियर स्ट्रेस का ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला पर, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो हम लोग को पता है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो तुम्हारा कितना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू है 3v अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। ये हमेशा इसके न्यूट्रल एक्सिस पर y इक्वल टू 0 न्यूट्रल एक्सिस पर तुम्हारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्ट करता है। तो इसका अर्थ है इस बीम ये बीम है, तो इस बीम का हर एक सेक्शन अगर तुम लोग कंसीडर करते हो फ्रॉम ए से बी के बीच में, तो किस पॉइंट पर किसी भी सेक्शन पर कंसीडर करते हो तो उसके न्यूट्रल एक्सिस पर तुम्हारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्ट करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसी भी सेक्शन पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो 3v अपॉन 2a। अब शियर फोर्स जो है तुम्हारा ए से बी के बीच में वेरी करता है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, मैक्सिमम शियर फोर्स होना चाहिए। तो हम लोग इस पूरे बीम में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा, जब शियर फोर्स को हम लोग मैक्सिमम शियर फोर्स से मूव करते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे सेक्शन पे हम लोग शियर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब इस टर्म में मैक्सिमम शियर फोर्स जो होगा वो दो जगह एक्ट करेगा, एट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l। तो तुम या तो a को चूज कर सकते हो, नहीं तो b को चूज कर सकते हो। तो कोई भी दो पॉइंट को तुम लोग चूज कर सकते हो। तो पर्टिकुलरली x इक्वल टू 0 अगर सब्स्टिट्यूट करते हो वो तुम्हारा -w l/2 है। तो तुम्हारा मैक्सिमम शियर फोर्स जो है -w/l के बराबर आ जाता है। तो उसके बाद तुम्हें करना क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन ए बीम इक्वल टू लेस शुड बी लेस 11 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। v के जगह पर हम लोग WL/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं। एरिया तुम्हारा नोन है तो इससे तुम्हारा w का रिलेशन आता है। तो इस तरीके से अगर w का वैल्यू तुम्हारा 45.8 kg पर सेंटीमीटर से छोटा होगा तो ये बीम जो है शियर में फेलियर नहीं होगा। तो तुमने दो चीज यूज किया, पहला बेंडिंग स्ट्रेस के कारण तुम्हें बेंडिंग में फेलियर नहीं हो तो तुम्हारा W कितना होना चाहिए 60.8 kg पर सेंटीमीटर, और शियर में फेलियर नहीं हो उसके लिए W क्या है 45.8 kg पर सेंटीमीटर। तो तुम्हें W का वैल्यू तुम्हें चूज करना क्या है, चूज कौन सा करना पड़ेगा, इन दोनों टर्म में जो सबसे मिनिमम होगा। क्योंकि अगर W का वैल्यू अगर इस टर्म से अगर तुम लोग इंक्रीज करवा देते हो तो तुम्हारा अगर W का वैल्यू
तुम लोग 45.8 केजी से अगर तुम एक्सीड करते हो तो बेंडिंग फेलियर नहीं होगा, लेकिन वो बीम जो है तुम्हारा शियर फेलियर हो जाता है। तो एक्चुअली तुम्हारा बीम जो है शियर के कारण फेलियर हो जाता है, तो तुम्हारा अनवांटेड है। तो इसलिए हम लोग इन दोनों का जो मिनिमम होगा, तो हम लोग वो डब्ल्यू को हम लोग चूज करेंगे। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर किसी को कोई डिफिकल्टीज है तो वो पूछ सकते हो, फिर हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम में हम लोग प्रोसीड करेंगे। हाँ, हेलो। ठीक है, इस प्रॉब्लम में किसी को डिफिकल्टीज है तो पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन? ठीक है, अब हम लोग सेकंड प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में तुम्हारा क्या दिया हुआ है? अगेन ये तुम्हारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम में दिया क्या है ये हम लोग देखते हैं। ए सिंपली सपोर्टेड वुडन बीम ऑफ ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन कैरी यूनिफॉर्मली टू कैलकुलेट, ठीक है। जैसे ये तुम्हारा बीम दिया हुआ है, ठीक है। इस बीम में का लेंथ जो है तुम्हारा विड्थ नोन है, हाइट, ये बीम रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का, इसका विड्थ तुम्हारा नोन है, इसका हाइट तुम्हारा नोन है। इस बीम का लेंथ जो है वो तुम्हारा वेरिएबल है। अब कंडीशन तुम्हें फाइंड आउट करना है, क्रिटिकल लेंथ एल फाइंड आउट करना है। तो इस एल के कॉरस्पॉन्डिंग जो है क्रिटिकल लेंथ अगर एल है तो उसमें क्या है कि अगर एल से क्रिटिकल लेंथ से अगर छोटा होगा तो तुम्हारा कुछ शियर स्ट्रेस फेलियर बिलो द शियर स्ट्रेस, ओके। तुम्हें वो लेंथ फाइंड आउट करना है। अगर उस लेंथ से अगर छोटा होगा तो तुम्हारा शियर फेलियर होगा, अगर उस लेंथ से तुम्हारा अगर बड़ा होता है तो तुम्हारा बेंडिंग फेलियर होता है। तो तुम्हें वो लेंथ फाइंड आउट करना है जिसके उस लेंथ, अगर इस बीम का लेंथ जो है इस लेंथ से छोटा रखते हो तो तुम्हारा शियर फेलियर होगा, और इस बीम का लेंथ जो है इस लेंथ से अगर तुम लोग बड़ा रखते हो तो तुम्हारा बेंडिंग फेलियर होगा। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं हम लोग देखते हैं इस प्रॉब्लम को। तो बीम में जो फेलियर है वो दो टाइप का है, एक बेंडिंग स्ट्रेस के कारण फेलियर होगा, एक शियर स्ट्रेस के कारण फेलियर होगा। तो हम लोग सबसे पहले बेंडिंग स्ट्रेस के कारण जो फेलियर हो तो वो देखते हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेस के फेलियर में क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस शुड लेस देन अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस, जो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन है। और शियर फेलियर के लिए क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस शुड लेस देन अलाउबल शियर स्ट्रेस। तो ये दो इनइक्वालिटीज साइमल्टेनियसली तुम्हारा ओबे करना चाहिए। पिछले वाले एक्सप्रेशन से हम लोग बीम में मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला जो है ये हम लोग कैलकुलेट किए थे। तो ये सिग्मा मैक्स का ये तुम्हारा वैल्यू है, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इस सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये तुम्हारा पर्टिकुलर एक्सट्रीम कंडीशन में इक्वलिटी होल्ड करे, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन आता है। उसी तरीके से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की जगह पर बीम में किसी पर्टिकुलर डब्ल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू तुम्हारा ये पर्टिकुलर वैल्यू आएगा। अगेन पिछले प्रॉब्लम से मैंने ये डायरेक्टली उठाया। तो इस टाउ मैक्स की जगह पर 3WL/4BE/H ये तुम्हारा ओबे करेगा। अब ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशन है, तो इस दोनों इक्वेशन में तुम्हारा क्या है, बी नोन है, एच नोन है, लेंथ ऑफ ए बीम अननोन है, ठीक है, और सिग्मा डब्ल्यू जो है अननोन है। तो इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर तुम लोग सॉल्व कर देते हो तो इससे क्रिटिकल लेंथ तुम्हारा वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा। सिंपली क्या करना है, 3/4 WL² है। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं 3/4 W/L इसका टू बी इंटू एच इंटू एल इंटू एच, और पहले वाले टर्म को हम लोग टाउ डब्ल्यू लिख देंगे। तो इसे L/H इसका टू सिग्मा W/टाउ डब्ल्यू आ जाएगा। तो इससे लेंथ ऑफ बीम फाइंड आउट कर सकते हो। तो इससे लेंथ ऑफ बीम फाइंड आउट कर लेते हो तो वो तुम्हारा क्रिटिकल लेंथ होगा। तो वो क्रिटिकल लेंथ में तुम्हारा क्या है, अगर उस लेंथ से अगर छोटा रहेगा तो तुम्हारा बीम जो है सीरियर फेलियर होगा, और उस लेंथ से अगर तुम्हारा बड़ा होता है तो उसमें तुम्हारा बेंडिंग स्ट्रेस फेलियर होता है। तो ये सेकंड प्रॉब्लम जो है इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम में अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। हम लोग थर्ड प्रॉब्लम में प्रोसीड करने वाले। ठीक है, तो आज के लिए दो क्वेश्चन हम लोग रखते हैं, बाकी इसका सॉल्यूशन दे दिए। तुम लोग भी ट्राई करो, तुम लोग खुद से ट्राई करोगे तो तुम्हें दिक्कत समझ में आएगा, तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो थर्ड प्रॉब्लम हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन?
ये- ठीक है, ये लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। हेलो सर, वो गूगल ड्राइव का वो फॉर्मेट सेंड कर दीजिए लेक्चर का, वो पुराना वाला नहीं खुलता है सर। अच्छा अच्छा, और ठीक है, तो जनरली क्या होता है क्लास में हम लिंक यूट्यूब में भी हम शेयर कर देते हैं, तो उसमें एसेस करने का किसी को दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो उसे दोनों शेयर कर देते हैं, ठीक है। ओके सर। वो जो आप मेल का लिंक सेंड करते हैं सर, वो खुलता नहीं है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके सर।